Morning children, welcome back to online class. Today I am going to teach class 8 history chapter number 4. Now आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इज्जतदारी सिस्टम। वो क्या है हमारा इज्जतदारी सिस्टम। आखिर करें इज्जतदारी सिस्टम आने की क्या जरूरत पड़े, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सिस्टम्स के बारे में कि when the East India Company obtained Diwani of Bihar, Bengal and Odisha in 1765, they continued with the traditional method of revenue collection, but the official of the company unspread huge amount from the peasants unofficially, which added to their the personal wealth. ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई लॉन्च की तो उस वक्त जो भी कंपनी ने काम किए वो पुरानी पद्धति पर काम किए। मतलब जो भी रेवेन्यू उछलने का काम था, लगान उछलने का काम था, वो पुरानी पद्धति पर होता चला आ रहा था। बट द टाइम बिकम चेंज, टाइम जो है वो चेंज हुआ और चेंज होने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, हम तो ये सिस्टम लगा रहे थे इसलिए कि क्या हम पैसा कमा सके, वेल्थ कमा सके, अपने पास धन ज़्यादा इकट्ठा कर सके। लेकिन समझने वाली बात यह है कि रेवेन्यू तो हमें मिल गया, रेवेन्यू उछलने का सिस्टम हमें मिल गया जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का था, बट लेकिन उतने पैसे नहीं आ रहे थे। यानी कंपनी की जो मोनोपोली थी, ज़्यादा से ज़्यादा धन को कमाना, वो मोनोपोली पूरी नहीं हो पा रही थी। आखिरकार इस मोनोपोली को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? तो however till 1770s the company income from land revenue was too little, which was retained further because of their massive famine. तो मैसिव फेमाइन है, मतलब अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण जो है वह धीरे धीरे जो है वह कमियां आ गई। कमी आ गई किस पे? रेवेन्यू में कमी आ गई, क्योंकि लगान उतना उसीरा नहीं जा रहा था। लगान नहीं उछलने का कारण सबसे बड़ा कारण था क्योंकि अकाल हो रहा था। तो आखिरकार पैदावार होता कैसे? और जो हमारे पीजेंटर्स थे, पीजेंटर मतलब होता है फार्मर, फार्मर्स कैसे इस लगान को पूरा जमा करते? तो इसके लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके सोचा समझा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आखिरकार ये क्या सिस्टम इसमें लगा दिया जाए जिससे धीरे धीरे ही सही लेकिन रेवेन्यू उस पॉलिसी से हमारा हमेशा आता रहे। तो सबसे पहले उसने क्या किया? इज्जतदारी सिस्टम को उसने लॉन्च किया। वॉरेन हेस्टिंग्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम the highest bidder get for the period of 5 years. 5 years. These bidders were called the contractor, but after some time it was failure. है ना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया। उसके इंट्रोड्यूस करने के बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? जैसे ही उसने इंट्रोड्यूस किया तो उसने किसी को दिया नहीं था कि हाँ आपको ये ऑथराइज किया जाता है। उसका ऑक्शन बेस्ड होते थे। ऑक्शन में मतलब बोली लगता था, उसका बोली लगता था। अब जितना मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग जो खरीदाता है वो 10 लाख 20 लाख ऐसे करके जो है वो बोली लगता था। और एक रकम जो कि सबसे ज़्यादा जो ऊंची बोली लगती थी, जो कि बाइडर्स के द्वारा लगती थी, और उसको कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता था। तो कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची बोली जो लगाता था, कॉन्ट्रैक्ट उसी के हाथ में आता था और 5 सालों के लिए आता था। जो चीज़, जो रकम उसे मुकर्रर किया गया था, जो रकम कॉन्ट्रैक्टर को मुकर्रर किया जाता था कि हाँ 5 लाख रुपये सालाना आपको दिया जाएगा, तो उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा तो कम भी नहीं लिया जाएगा एनी हाउ। तो उससे फायदा ये होता था कि कंपनी जितना लगान चाहती थी उतना उसके झोली में बढ़ जाता था। बट कभी कल यह भी होता था कि फेमाइन तो अब साले साले बार बार तो नहीं आएगा,
कि बार बार आता रहेगा फेमाइन? अकाल बार बार तो नहीं आता है ना, कभी काल आता है। तो उस पीरियड में जरूरत से ज़्यादा, उस पीरियड में ज़रूरत से ज़्यादा जो है वह चीज़ें हमेशा ज़्यादा ही हुआ करते थे। तो क्या हुआ करते थे? ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो गए तो बाइडर्स को फ़ायदा हो गया, लेकिन अगर पैदावार अच्छी नहीं हुई तो फिर बाइडर्स को भी घाटा होता था। दोनों स्थिति में बाइडर्स यानी कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहते थे किसी भी स्थिति में कि हाँ कि ज़मीन की स्थिति सही हो या नहीं हो, फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उनको अपने लगान से मतलब था। And as the land was auctioned periodically, and the contractor exploited the peasants to extract more and more revenue. इस तरह से लगान जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई भी तरीके से इसको, जैसे कि अभी हम जितने पैदावार करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती करने में भी क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उत्तम किस्म के बीज का यूज होता है, मिट्टी की जांच की जाती है। तो उस समय ऐसा कोई भी सिस्टम था ही नहीं। एक तरह से कहा जाए तो ये लोग किसानों की स्थिति के प्रति जो है तो काफ़ी उदासीन थे, उनकी स्थिति के बारे में नहीं सोचते थे, इसलिए ये भी सिस्टम जो है वो काफ़ी फेल्योर हो गया। तो अब बारी है हमारे दूसरे सेगमेंट की, जो स्टार्ट होता है हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था इजारदारी सिस्टम, ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो चलिए आइए देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। Permanent settlement system. It was introduced in 1793. 1793, Lord Cornwallis introduced this system in Bengal, Bihar and Odisha. By this system, Jamindar obtained hereditary rights over the land, and Jamindar had to pay fixed amount. The land revenue was fixed at roughly 50%. तो कहते हैं कि यह सबसे पहले जानिए कि हमने बात किया था कि आखिरकार ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आने का क्या कारण था। क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आने का सबसे बड़ा कारण यह था कि धीरे धीरे करके जो भी मिट्टी की गुणवत्ता थी तो वो तो खत्म होती चली जा रही थी, ना कोई खाद मिल रहा है, ना कोई नए नए जो है उपकरण मिल रहे हैं जिससे जो है खेती अच्छी तरह से हो पाए। तो ये सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण धीरे धीरे बाइडर्स की स्थिति जो है और भी आगे बढ़ती चली गई, पीजेंटर्स का जो है हालत खस्ता होता चला गया, जिसके कारण अब जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उनसे उनको उधार बाकी मांगना पड़ता था, पैंचा मांगना पड़ता था। अब जैसे ही उधार बाकी मांगना उन लोग जो है प्रारंभ करता था तो क्या होता था, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था? यह प्रॉब्लम करना पड़ता था कि उनके पास तो पैसा नहीं था, तो यही जो जमींदार थे वही उनको क्या करते थे, पैसे देते थे, और पैसे देने के एवज में उनसे अपना ज़मीन लिखवा लेते थे या किसी भी तरीके का उसको प्रलोभन दे करके आगे कुछ काम किया करते थे। तो आइए देखते हैं कि 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो इंट्रोड्यूस किया, तो आखिरकार उसका कारण क्या था? उसने जो इंट्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा कारण वो यह था कि उसने जितने भी सारे जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, जमींदार को उसने हेरिडेटरी राइट्स दे दिया। हेरिडेटरी राइट्स करने का मतलब अगर वह जमींदार मर जाता है तो उसका बेटा उस लैंड पर जो अधिकार करता है और रेवेन्यू वसूलने का काम वह करेगा। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन द फार्मर्स वे रिड्यूस देयर स्टेटस, लेकिन फार्मर्स जो किसान थे उनका स्टेटस जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो दयनीय होता चला जा रहा था। अब दिक्कत यहाँ यह था कि जमींदार है टू पे फिक्स्ड अमाउंट, जमींदार को तो फिक्स अमाउंट देना पड़ता था, और इसलिए वह क्या करता था कि अब उसके ऊपर छोड़ दिया गया था कि कैसे वह अपना रेवेन्यू वसूलता है। तो कभी बढ़ाता था, घटाता था,
उसके बाद में जो जगह जगह जो है जमीन था लेकर के अपना जो है कैसे कैसे करके वो मैनेज किया करता था। लेकिन मैनेज करने के बाद भी ये सभी जो चीज़ें जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रही थी। क्यों प्रॉब्लम्स कर रही थी? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन चीज़ों से आखिरकार छुटकारा मिले, क्योंकि सभी जगह से रेवेन्यू बराबर नहीं आ रहे थे। अकाल पड़ने के कारण कभी काल ऊपर नीचे हो जाता था स्थिति, तो अमाउंट उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा था। उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर्स, जमींदार और कंपनी के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। लेकिन जमींदार को भी सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था और जो कंपनी थी उसको भी सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। पीजेंटर्स बेचारा कहीं से मारा जाता था। तो धीरे धीरे करके कह सकते हैं कि एक द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स एट रफली 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। लगभग रफली जो है 50% उत्पाद का जमा करना पड़ता था। अब एडवांटेजेस क्या हो गया इस कंपनी का? द कंपनी वेयर एश्योर्ड द रेगुलर इनकम इवन ड्यूरिंग एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। अब फायदा कंपनी को यह होगा कि कैसा भी कंडीशन हो, फेमाइन में भी आएगा फिर भी उतना पैसा उसको जमा हो रहा है। न्यू लैंडलॉर्ड्स बिकम द क्लास ऑफ लॉयल्टी फॉर अ कंपनी। और नए नए जो लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो गए, वफादार हो गए कंपनी के प्रति। लेकिन इफेक्ट क्या पड़ा? द एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ अ लैंडलॉर्ड वेयर द लेफ्ट एट मर्सी ऑफ द जमींदार। और जो एक्चुअल कल्टिवेटर थे वो क्या हो गए, छोड़ छोड़ के जाने लगे, यानी खेती जो है अब उनसे नहीं हो रहा था, छोड़ दे रहे थे। द पीजेंट हैड टू पे द रेवेन्यू इवन इफ द क्रॉप फेल, हेंस दे वेयर फोर्स्ड टू बोरो मनी। किसानों की जो खेती जो थी वह दिन पर दिन फेल्योर होती जा रही थी, क्योंकि मिट्टी में अच्छी खादें नहीं मिल रही थी, अच्छे गुणवत्ता का बीज नहीं मिल पा रहा था, गुणवत्ता धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही थी, साइंटिफिक तरीके से खेती नहीं की जा रही थी, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे पीजेंटर का हालत खस्ता हो गया और उसे मनी बोरो करना पड़ता था मनी लेंडर से। एट मेनी प्लेसेस मनी लेंडर्स रिप्लेस द ओल्ड लैंड्स हु टुक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिया करते थे। अब देखिए इतने सारे प्रॉब्लम्स को जब देखा गया तो उसके बाद में ये सभी जो प्रॉब्लम्स था फिर वही प्रॉब्लम्स लेकर के आया। क्या कि अब कितना भी कोई कर ले, अब एक लिमिट के अनुसार ही कोई किसी को उधार देगा, कोई किसी से उधार लेगा, जो कि मनी लेंडर से सभी ये जितने भी पीजेंटर्स जो है उधार लिया करते थे। तो धीरे धीरे करके जो है वह ये स्थिति आ गई कि उनको छोड़कर दूसरा धंधा को अपनाना पड़ गया। और दूसरा धंधा अपनाते ही परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वह क्या होने लगा, धराशायी होने लगा। धराशायी होने लगा इसलिए क्योंकि जो सदियों से खेती करते आ रहे थे उनके खेती करने का तरीका और जो नए नए जो खेतीहर थे उनके खेती करने के तरीके में काफ़ी जो है वो डिफरेंसेस थे। क्योंकि जितने सारे एक्सपीरियंसिव पीजेंटर्स थे उनको सभी चीज़ों को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, लेकिन कुछ कुछ जो नए कल्टीवेटर्स थे उनको समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। In order to gain a maximum revenue, a farmer were forced to cultivate cash crop their indigo। यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को उछलने के लिए कभी कभी जो है फार्मर से जबरन खेती कराया जाता था। तो जबरन खेती किसकी कराई जाती थी? जबरन खेती कराया जाता था, इंडिगो का खेती कराया जाता था, कॉटन का खेती कराया जाता था, राइस का, व्हीट का। और इस चीज़ को तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जब भी व्हीट की बात आती है, जब भी गेहूँ की बात आती है तो वो सबसे ज़्यादा जो है उसको क्या चाहिए, पैडी ज़मीन चाहिए, है ना, ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह की चीज़ें जो है वह जल्दी से जल्दी फोर्सली से फोर्सली जो है मतलब जबरन जो है वह उससे खेती करवाई जाती थी, पीजेंटर्स थे।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।